हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत पर। तो जो साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप उन तमाम लेक्चर्स को जाकर देख लीजिए। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के ऊपर में आई बटन पे लिंक मिलेगा, वहां से उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस वीडियो पे चले जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आप तमाम वीडियोज़ को एक एक करके बारी बारी से देख लीजिएगा और साथ में नोट्स तैयार कर लीजिएगा। या फिर यदि आपको वहाँ से वीडियो नहीं मिलता है तब फिर आप यूट्यूब में जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं दिल्ली सल्तनत या फिर स्लेव डायनेस्टी बाय अमृतराज। वहाँ पर सबसे पहले सबसे ऊपर में मेरा लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से आप एक एक करके उन तमाम लेक्चर्स को देख लीजिएगा। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम लोगों ने अपने चर्चा की शुरुआत स्लेव डायनेस्टी से की थी, यानी कि 1206 एडी से की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था स्लेव डायनेस्टी के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। उसी के क्रम में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ताकि आज के क्लास को समझने में ज़्यादा सुविधा हो सके। तो एक बार हम लोग पीछे वाले क्लास को हमेशा देखेंगे। यह हम लोगों का दरअसल यही पैटर्न होगा पढ़ने का। तो इससे क्या होगा कि आप जब पिछले क्लास में जो कुछ भी आपने पढ़ा था तो उससे थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाता है, तो चीज़ों को समझने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो शुरू किया ही थे हमने, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था स्लेव डायनेस्टी के बारे में। जो नए बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। स्लेव डायनेस्टी का पीरियड बताओ जल्दी से। 1206 से लेकर 1290, ठीक है। और इसमें मैंने कई शासकों के नाम बताए थे, आपको याद होना चाहिए। देखो, एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक बार में फिट हो जाए। हमने इसमें इनके जितने भी रूलर्स रहे हैं, ठीक है, इन सभी का नाम मैंने आपको लिखवाया था। लेकिन हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में चर्चा किया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत के पहले शासक हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो क्या की थी? मलिक एवं सिपह सालार की, मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। और दूसरे जो शासक के तौर पे आए थे, जहाँ तक हम लोगों ने पहुँचा था, उस व्यक्ति का नाम था आराम शाह। आराम शाह कौन था? आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, ठीक है। और यहीं पर मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह एक अन्य व्यक्ति से करवाया था। उस व्यक्ति का नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को जब शादी हुआ था तो इल्तुतमिश क्या था? बदायूं का प्रांतपति था, ठीक। यदि आपने यहाँ तक पढ़ा है, चीज़ें आपको याद हैं, तब फिर हम लोग आज यहाँ से शुरू करते हैं इल्तुतमिश के फेज से, ठीक है। चलो, तब 1206 से लेकर, यह पीरियड याद रखना, 1206 से लेकर 1210 था ऐबक का फेज। और 1210 में ही यह गद्दी पर आता है। और कई लोगों का कहना है कि 10 में ही चला जाता है, कई लोग कहते हैं 11 में जाता है, ठीक है। तो इससे सवाल आपसे नहीं आएंगे। और आप चूँकि इस तरीके से इतना भी फैक्ट के बेस पे आपको नहीं पढ़ना है, आप ध्यान रखना, जहाँ पे ऑप्शन में आए 1211 तो पहले वही टिक करना, 1210 आए तो इसको दूसरे नंबर पर ले करके चलना। चलो, मिटाता हूँ इसको। आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलिएगा ताकि एक बढ़िया सा नोट्स आपका तैयार हो जाए और आगे रिवीजन करने में सुविधा हो सके। तो हेडिंग दे दीजिए इल्तुतमिश, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो, 1211 से लेकर 1236 इल्तुतमिश 1211। और कहाँ चल रहा है? हम लोग एडी में बात कर रहे हैं, यह कॉमन बात है, पता है ना, ठीक है। 1211 से लेकर 1236। यहाँ पे लाइट दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये बाहर से लाइट आ रहा है। तो इसका क्या किया जाए? कोई उपाय नहीं है, लेकिन ठीक है, आगे करके धीरे धीरे उपाय करेंगे इसका भी। अभी हम लोग फ़िलहाल शुरू करते हैं।
ऐबक के बारे में, अच्छा चलो, आपने सिलेबस निकाला या नहीं निकाला? अभी तक नहीं निकाला है तो ये गलत बात है, आप सिलेबस को निकालिए और मिला लीजिए। देखिए यूनिट 4 के दूसरे हिस्से में है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में, और उसमें है द दिल्ली सल्तनत, और उसी में आप देखेंगे तो आगे है द गोरी डायनेस्टी के बारे में जो हमने पढ़ा था, जिसमें मोहम्मद गौरी थे, ठीक है। उसी में हम लोगों ने पढ़ा था आगे गजनी के शासक के बारे में जो कि महमूद गजनवी थे, उनके बारे में भी अध्ययन किया था। उसके बाद द तुर्क, ठीक है, द टर्किश आक्रमण जो होता है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दो लोगों को, किन किन को, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को। और अरब आक्रमण में किन को पढ़ा था? मोहम्मद बिन कासिम को, और जो सिंध के राजा उस समय थे दाहिर, उन दोनों के बीच में जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब आगे बढ़ते हैं, द खलजी आता है। तो देखो अभी खिलजी डायनेस्टी नहीं आएगा, खिलजी डायनेस्टी से पहले स्लेव डायनेस्टी आएगा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है। लेकिन चूँकि स्लेव डायनेस्टी में जितने भी लोग थे मोस्ट ऑफ लोग तुर्क थे, इसलिए इन्होंने द टर्क्स लिखा है, उसी में स्लेव डायनेस्टी उसी के अंतर्गत आ गया, इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि स्लेव डायनेस्टी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। चलो उसके बाद फिर धीरे धीरे कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, फ़िलहाल यहाँ से शुरू करते हैं। और जो लोगों के पास सिलेबस नहीं है वह सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस नहीं रहेगा तो फिर कैसे, मतलब कैसे पढ़ेंगे आप। चलो इल्तुतमिश के बारे में हम लोग क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं। पहला बात, इल्तुतमिश ने प्रशासन में काफ़ी सुधार किए थे, एक प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने की एक कोशिश की थी इन्होंने, और उसी के क्रम में इन्होंने सिक्का भी चलवाया था। एक पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जो एक्सपेडिशन हुआ, एक्सपेडिशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो अभियान हुआ जो इन्होंने खुद किया, ठीक है, इनके पीरियड में यदि कोई रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में। तीसरे नंबर पे हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं इनके द्वारा बनाए गए कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह यदि इन्होंने बनवाया होगा उसको एक बार देखेंगे। हालांकि यदि मॉन्यूमेंट्स में कोई भी हिस्सा छूट जाता है तो इसको हम लोग देखेंगे कहाँ, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। मैंने बताया था आपको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था और दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला, यानी कि दिल्ली सल्तनत के फेज़ में 1206 एडी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में जितने भी स्थापत्य कला के नमूनों का विकास हुआ उसको हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पर भी कुछ करने का। तो इस मॉन्यूमेंट्स वगैरह में आप देख सकते हो कि आर्किटेक्ट के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हुआ उसको एक बार देख लेंगे। और बताओ, गेस करो। और चौथे नंबर पे जो कि लास्ट में देखेंगे इनके सक्सेसर के बारे में, ठीक है, इनके सक्सेसर के बारे में। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं इल्तुतमिश से, और आज के लेक्चर में हम लोग इल्तुतमिश के बाद वाले हिस्से को भी कोशिश करेंगे कवर करने का, देखते हैं कहाँ तक चलता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह आते हैं, इनके बेटे हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और उनके बाद इनकी बेटी आती है रज़िया बेगम। रज़िया बेगम ना लिख करके रज़िया सुल्तान लिखें तो ज़्यादा बेहतर हो। उसके बाद इसी में आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। और इन्हीं का पोता जो आगे चल करके आता है नसीर उद्दीन महमूद शाह। कोशिश करेंगे हम इन 4-5 लोगों को आज के वीडियो में कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्लेव डायनेस्टी का जो फेज़ है इसमें 3 डायनेस्टी चल करके आते हैं। पहला डायनेस्टी जिसको हमने पढ़ा कुतुबी वंश, जिसमें 2 लोग थे, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है शमसी वंश। शमसी क्यों? शमसी इसीलिए क्योंकि इल्तुतमिश का पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, लिख लीजिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और इसमें 5 लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? 5 लोगों का नाम मैंने आपको यहाँ पर बताया है,
ठीक है। और तीसरा हमारे पास कौन था, बलबनी वंश। बलबनी वंश के तौर पे यदि फाउंडर के तौर पे देखा जाए तो कौन है, बलबन, नाम से जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट है, बलबन है। बलबन के बेटे हैं कैकुबाद और इनके पोते हैं क्यूमर्श। ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर बेसिकली इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया बेगम सुल्तान, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह तक रहेगा। आगे देखते हैं कहाँ तक चीज़ें चलती है। आपने हेडिंग दे दिया होगा, एक एक करके हम लोग इसी ऑर्डर में शुरू करेंगे। मिटाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उसका दो कॉन्टेम्प्ररी दोस्त है जिसके साथ अपनी एक बेटी का विवाह भी करता है, और एक की बेटी के साथ खुद करता है और एक के साथ अपनी बहन का विवाह करवाता है, और बेटी का विवाह तो इल्तुतमिश के साथ करवाता है। तो वह जो दो व्यक्ति है जिसका नाम आपके मन में आ रहा है, यदि आपके मन में भाव आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, लाइव चैट ऑन है। ठीक है, कौन दो व्यक्ति था बताओ, आपने पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पे आपको आना चाहिए। एक था कुवाचा और एक था यल्दौज। ठीक है, यह दोनों अभी जिंदा था। तो चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए, ठीक है, चौगान में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे हुमायूं की मृत्यु लाइब्रेरी के सीढ़ियों पर से गिर करके होती है, उसी तरीके से आपसे सवाल आए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन सा खेल खेलते हुए, तो पोलो खेल रहे थे और वह घोड़े से गिर करके 1210 ईस्वी में मर गए थे। अब हुआ क्या कि उनके दोनों जो दोस्त हैं जिनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गया था, यह दोनों एक प्रतिद्वंदी के तौर पे, इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी के तौर पे ये दोनों उभर करके आते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के रहते भर में इल्तुतमिश का शासक पद पे बैठना इन दोनों को बर्दाश्त नहीं था। इसलिए ये दोनों ने काफ़ी कोशिश की इनसे लड़ाई करने की इल्तुतमिश के साथ। इसलिए इल्तुतमिश के पास जो पहली चुनौती थी वह इन दोनों लोगों को हराना था। तो इन दोनों को उन्होंने हराया। किस तरीके से हराया पहले उसको देखते हैं, आप एक एक करके उसको लिखिएगा पीरियड वाइज। ठीक, सबसे पहले एक लिखिए 1215 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ, 1215 ईस्वी में यल्दौज के साथ, यल्दौज ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, 1215 एडी में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के साथ तराइन के मैदान में, वही तराइन का मैदान जहाँ पे पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में पहले 2 युद्ध हो चुका है, इसको बोलते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हैं या आप किसी से पूछ सकते हैं। इसे तराइन का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1215 एडी में हुआ था इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के साथ। इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। जीतने के बाद इल्तुतमिश का जो सबसे पहला टेंशन था ये यल्दौज को हराना, उस टेंशन से बिल्कुल वह फ्री हो जाता है। ठीक है, काफ़ी लंबी लड़ाई चलती है। देखते हैं दूसरे नंबर पे, इसको हराने के बाद, किसको हराने के बाद, यल्दौज को हराने के बाद उसके पास जो दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है वह है कुवाचा को हराना। ठीक है, तो फिर उसकी लड़ाई कुवाचा के साथ भी होती है और वह कुवाचा को भी हराता है। बोलो, कुवाचा इस समय कहाँ का शासक है, बता सकते हैं आप? ठीक 2 साल बाद 1217 में मुल्तान में, कहाँ में, मुल्तान में, सिंध के इलाके में चूँकि यह शासक था और यल्दौज को तो वो अपने पास बुला लिया था। क्यों? यल्दौज की बेटी के साथ उसने खुद विवाह किया था। मुल्तान में इसकी लड़ाई होती है इल्तुतमिश के साथ, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाते हैं।
इसके साथ ही इल्तुतमिश के जीवन की जो दो सबसे बड़ी चुनौतियां रहती हैं वह यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, वह दो सबसे बड़ी चुनौती यहीं पर समाप्त होता है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरी जो इनकी लड़ाई होती है वह किनके साथ हो सकती है, गेस करो। बंगाल में दरअसल ऐबक की मृत्यु के बाद, ठीक है, अलाउद्दीन मर्दान नाम है, यह दरअसल अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है। कब इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है? अलाउद्दीन मर्दान नहीं करके अली मर्दान करना, यह गलत लिखा गया था, अली मर्दान खान। यह दरअसल 1212 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। 1212 में नहीं लिख करके आप करें कि 1210 में जैसी मृत्यु होती है तो वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। लेकिन होता दरअसल यह है कि 1212 में यानी कि 10 में स्वतंत्रता घोषित की खुद की और 1212 में दुनिया से चला गया। तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन चूंकि अली मर्दान खान ने अपने एम्पायर को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया था और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे इल्तुतमिश बैठे थे और दिल्ली सल्तनत के अधीन ही बंगाल आता था, तो इल्तुतमिश के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यह भी थी कि बंगाल के हिस्से पर काबू पाया जा सके। तो बंगाल के हिस्से पे काबू पाने के लिए उन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, कब आक्रमण किया था बताओ? आक्रमण किया था 1220 में। ठीक है, 1220 में जब आक्रमण किया तो उस समय यहां पर व्यक्ति बैठा हुआ था गयासुद्दीन, इसको हराया। ठीक है, इसको हराया। तो इस तरीके से इल्तुतमिश ने 3 लड़ाई लड़ी। चौथी लड़ाई की बात करते हैं। चौथी लड़ाई उनकी राजपूतों के साथ होती है, क्योंकि यह वैसा फेज चल रहा है जिसमें राजपूत अभी सबसे शक्तिशाली हैं भारत में। ठीक है, तो इनको राजपूतों के साथ भी लड़ना पड़ेगा। तो राजपूतों के साथ जो इनकी लड़ाई होती है, जैसे रणथंभौर, ग्वालियर का जो हिस्सा है, इन तमाम सारे राजपूत शासकों के साथ इनका संघर्ष होता है, जिसमें इल्तुतमिश एक एक करके जीतते जाते हैं और दिल्ली सल्तनत की नींव और मजबूत होती जाती है। ठीक है, आप लिखना ऐसे ही करके एक एक करके अच्छे से नोट्स बनाकर। ठीक है, चलो चौथे नंबर पे बात कर रहे थे इनका किनके साथ? राजपूतों के साथ। राजपूतों के साथ इनकी जो लड़ाई हुई उसमें यदि बात की जाए पहले नंबर पे, तो ग्वालियर में इन्होंने लड़ा। ठीक है, ग्वालियर में कब गए थे लिखिएगा, ग्वालियर पे लिखिए 1232 में। ठीक है, 1232 में 1232 में इन्होंने ग्वालियर को जीता। इस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था मंगलदेव। अच्छा, मंगलदेव के साथ इनकी काफ़ी लंबी लड़ाई चली। ठीक है, अटैक तो इन्होंने 1231 में ही किया था, लेकिन 1 साल तक लड़ाई चली और 1 साल के बाद फाइनली इल्तुतमिश युद्ध को जीत गए। ठीक है, और राजपूतों के साथ युद्ध जीतना उस समय एक मुसलमान शासक के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ थी, क्योंकि राजपूत यहाँ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया की बात की जाए, उसी हिस्से में चूंकि राजपूत शासन कर रहे थे। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, और दूसरे नंबर पे यदि बात की जाए तो आप लिख सकते हैं 1235 ईस्वी तक आते आते, डेट चूंकि स्पेशली पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो 1235 तक आते आते मालवा के हिस्से पर, मालवा कहाँ में? मध्य प्रदेश में, उज्जैन के हिस्से पे। ग्वालियर भी तो मध्य प्रदेश में है ना, मालवा, उज्जैन, ठीक है, रणथंभौर राजस्थान का इलाका है ना, और मांडू का किला आपने सुना है। इन तमाम सारे राज्यों को इन्होंने जीत लिया। किन्होंने? 1235 एडी तक आते आते इल्तुतमिश ने उत्तर भारत के लगभग सभी प्रांतों को एक एक करके बारी बारी से, चाहे वो राजपूतों के साथ संघर्ष हो या फिर नसरुद्दीन कुबाचा के साथ हो या फिर ताजुद्दीन यिल्दौज के साथ हो, इन सभी के साथ लड़ाई किया और डट कर मुकाबला किया, और साथ ही साथ उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद इनका अंपायर धीरे धीरे कर करके और मजबूत होता गया और उसका विस्तार भी होता चला गया। ठीक, यह दरअसल इनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात थी
जो कि आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी इल्तुतमिश के आक्रमण से सवाल पूछ दिया जाए तब आप ऐसा नहीं कि मतलब आप गलत करके चले आना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और देखते हैं यदि कहीं पे और कोई लड़ाई वगैरह हुई हो तो उसे भी एक बार देख लिया जाए, क्या दिक्कत है। लिखना और राजपूत शासकों में ही सी नंबर पे लिखो नागौर, ठीक है। नागौर, नागौर में लिखिए जोधपुर का जो इलाका है, नागौर पे इसने आक्रमण किया था कब? 1227 में, ठीक, 1227 एडी में। और चौथे नंबर की बात की जाए तो लिखिए जालौर, जालौर भी राजस्थान का इलाका है, 1228 से लेकर 1229 के बीच में। और पांचवें नंबर पे लिखिएगा कहाँ? बनियान, बनियान वह नहीं जो आप समझ रहे हैं, यही सब तो समझते हैं आप। बनियान सिंध का इलाका, ठीक है, वहां दरअसल इनका अंतिम आक्रमण था। आपसे सवाल पूछा जाए, पूछा क्या जाए, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, अंतिम आक्रमण इल्तुतमिश का 1236 एडी में होता है सिंध पर, बनियान नामक जगह पर। तो इस तरीके से इल्तुतमिश के इतने आक्रमण हैं, इन सभी को एक एक करके आप समझ सकते हैं। इसमें यदि एक दो बात और की जाए, चूंकि इस समय मंगोल आक्रमण भी होगा, उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। मिटाओ, देखिए दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। इल्तुतमिश का जो कार्य है उसको हम लोग 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हैं, 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हैं ताकि चीजें हम लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। 3 हिस्से कौन कौन हो सकते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए। आप वहां पर नहीं लिखिएगा, आप अच्छे से लिखिएगा। 1210 से लेकर 1220, 1210 से लेकर 1220, इसमें दरअसल अपने विरोधियों का दमन करता है। हालांकि विरोधियों का दमन तो इसके बाद भी कर रहा है क्योंकि वह सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ इस समय मंगोल आक्रमण होता है तो उससे भी यह निपटने की कोशिश करता है। दूसरे हिस्से की बात की जाए तो 1220 से लेकर हम लोग 1227 तक बात करते हैं। 20 ना लिख के 21 लिख ले तो क्या दिक्कत है। 1221 से लेकर 1227 का फेज, और इस समय दरअसल है मंगोल आक्रमण के खतरे का सामना। यहां से मंगोल आक्रमण हटा लीजिए। इस समय दरअसल 1221 में पहला मंगोल आक्रमण होता है, मंगोल आक्रमण का सामना। और तीसरे हिस्से को हम लोग देखते हैं 1227 से लेकर कब तक बताओ, 1236 तक। इसमें दरअसल वह कौन कौन काम करता है, चूंकि पहले लड़ाई झगड़ा करके निपट लिया सारा काम, ठीक है, सारा काम हो गया, आदमी निश्चित हो जाता है ना सारा काम करके, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा काम करता है। तो इल्तुतमिश ने भी सारा काम यहाँ तक कर लिया 1227 तक। उसके बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में, इस तरीके से काम करने की शुरुआत की। हम लोगों ने अभी पढ़ा विरोधियों का दमन, थोड़ा सा पढ़ते हैं मंगोल आक्रमण के बारे में, उसके बाद तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, ठीक है? चलो अच्छा, इससे पहले एक दो फैक्ट लिख लेना, यदि आपसे वह सवाल पूछे तो लिखना। इल्तुतमिश दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, ठीक है, और दामाद भी था। और दूसरी बात, यह इलवारी जनजाति का या फिर इलवारी जाति का तुर्क गुलाम था। यह टर्किश है, ठीक है, अरेबियन नहीं है, यह तुर्क गुलाम है। किस जनजाति का? इलवारी जनजाति का, ठीक है। चलो दूसरी बात, इल्तुतमिश कहता है कि इल्तुतमिश अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक के फेज से ही करता है। क्यों?
क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के फेज में वह बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वहाँ का प्रांतपति हुआ करता है। तो एक प्रांत का जो चीफ होता था, प्रोविंशियल चीफ, वह अपने आप में एक पावरफुल पोस्ट होता था। तो आप देखोगे कि इल्तुतमिश की जो राजनीतिक कैरियर की जो शुरुआत है वह कहीं ना कहीं ऐबक के समय से ही हो गई है। दो तीन फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए उसको भी लिखिए। दूसरी बात, मोहम्मद गौरी ने ही दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा था कि चलो तुम गुलाम हो, ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश को गुलामी से, दासता से आज़ाद कर दिया जाए। इसलिए इल्तुतमिश स्वतंत्र शासक था, गुलाम नहीं था। गुलाम दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक तक ही लोग थे, इल्तुतमिश तक गुलाम लोग नहीं थे, क्योंकि इल्तुतमिश को दासता से आज़ाद कर दिया था। तो आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से आज़ाद किया था किसके अनुशंसा पे? मोहम्मद गौरी के अनुशंसा पे। तो लिखिएगा स्टार मार्कर, मोहम्मद गौरी की अनुशंसा पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से आज़ाद कर दिया था। ठीक है, आपने लिख लिया। उसके बाद 3 हिस्सों की बात है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। 3 हिस्सों में, पहले हिस्से में मैंने बताया नसरुद्दीन कुबाचा, यल्दौज के बारे में, ठीक है, यह सारी चीज़ें हो गई। और हमने कुबाचा के बारे में भी देखा, कुबाचा के साथ भी जो संघर्ष होता है। उसके बाद दूसरे चरण की बात करते हैं। तो दूसरे चरण में लिखिए, यह जो हिस्सा है अफगानिस्तान के इलाके का, यहाँ पर दरअसल ख्वारिज्म, क्या लिखेंगे? ख्वारिज्म एक प्रदेश है, वहाँ का जो बादशाह रहता है उसका बेटा का नाम है जलालुद्दीन मंगवर्नी। दरअसल यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसके बीच में? मंगोलों के बीच में और ख्वारिज्म के बादशाह के बीच में। तो ख्वारिज्म का जो बादशाह का बेटा है जलालुद्दीन मंगवर्नी, इसका मंगोलों के साथ लड़ाई चल रहा था। तो मंगोलों ने इसे खरीदते हुए, ठीक है, खदेड़ते हुए कहाँ तक आ गया? भारत तक, सिंध नदी तक। ठीक, अब क्या हुआ कि मंगवर्नी जब भारत चल करके आ रहा है तो भारत में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो वह इल्तुतमिश से मदद मांगता है, किसके लिए? मंगोलों के खिलाफ। 1221 एडी की बात हो रही है। तो यह 1221 से लेकर 1227 तक इल्तुतमिश के पास ही रहता है, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं, लेकिन भारत में ही रहता है। तो इल्तुतमिश दरअसल जलालुद्दीन मंगवर्नी का हेल्प करने के, ठीक है, मदद करने के का जो उद्देश्य है, यह कह सकते हो कि मदद करने से इनकार कर देता है। ठीक है, किसको? जलालुद्दीन मंगवर्नी को। अब क्या हुआ दरअसल कि मंगोल जो थे उनके मन में एक भाव पैदा हुआ कि इल्तुतमिश दरअसल जो है मंगवर्नी का मदद कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में इस तीसरे व्यक्ति की वजह से एक अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार हो गया। आप समझ पा रहे हैं बातों को? ठीक है, सवाल पूछा गया था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कि मंगोल जो है वह ख्वारिज्म के बादशाह के बेटे का पीछा करते हुए भारत तक आए थे, सिंध नदी तक भारत में घुसे नहीं थे। इसीलिए इल्तुतमिश को ज़्यादा लफड़ा नहीं हुआ, आराम से चीज़ें निकल गई, क्योंकि अटैक ही नहीं हुआ, यहाँ तक तो पीछा करता हुआ आया था ना। लेकिन यह फैक्ट दरअसल इल्तुतमिश के फेज में घटा है, इसीलिए यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पूछा गया था कि बताओ ख्वारिज्म के बादशाह के बेटे का क्या नाम था, किसका पीछा करते हुए मंगोल यहाँ तक पहुँचे थे? व्यक्ति का क्या नाम था? जलालुद्दीन मंगवर्नी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद तीसरे फेज की बात कर लेते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है, यदि यहाँ तक आप समझ गए हैं तो ठीक है, मिटाओ। तीसरे नंबर पे बात करते हैं इल्तुतमिश के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मैंने बताया था ना इनकी तीसरे फेज 3 काल में इनको बांटकर पढ़ेंगे। तो तीसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो अदर वर्क्स है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए
तीसरे फेज में बंगाल के शासक पर आक्रमण करते हैं, वह भी मैंने आपको बता दिया। आपसे सवाल पूछा जाए कि इल्तुतमिश के समकालीन बंगाल का शासक कौन था? इल्तुतमिश के समकालीन बंगाल का शासक कौन था? नाम लिख लीजिए, हुसामुद्दीन ऐबज। हुसामुद्दीन ऐबज। क्यों? क्योंकि 1211-12 में मृत्यु हो जाती है अली मर्दान खां की, जिन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट खुद को घोषित किया था। ठीक, तो वो तो मर जाता है, तो उसके बाद उसके गद्दी पे जो बैठता है उस व्यक्ति का नाम है हुसामुद्दीन ऐबज। और जो जलालुद्दीन की बात मैंने की थी, वह दरअसल वहाँ का एक वजीर टाइप का, ऐसे समझो अधिकारी टाइप का व्यक्ति है। लेकिन उस पूरे प्रोविंशियल चीफ की यदि बात की जाए तो हुसामुद्दीन ऐबज थे। एक बार हम लोग यह देख लेंगे कि बंगाल चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, तो बंगाल में कौन कौन से शासक किस किस फेज में हुए हैं पूरे मेडिएवल इंडिया में, हम लोग पीरियड वाइज उनका नाम लिख लेंगे, ताकि हम लोग जब भी बाहर का इतिहास पढ़ें दिल्ली सल्तनत का, तो हमें यह पता चलता रहे कि इस समय बंगाल में कौन शासन कर रहा है। क्या कहते हैं आप लोग, सही रहेगा? सही रहेगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एक दो स्टेटमेंट है, उसको भी आप लिख सकते हैं, एक दो रिलेटेड फैक्ट है, उसको हम लोग लास्ट में मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। अब सोचो, मन में पहला सवाल आपका आना चाहिए कि इल्तुतमिश ने एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत क्यों की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों नहीं की थी? मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी राजवंश या फिर किसी भी साम्राज्य का जो पहला पीढ़ी का शासक होता है, वह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो पूरा जीवन है वह दरअसल लड़ाई झगड़ा में ही बीत जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे उसके प्रतिद्वंदी रहते हैं, तो सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में ही उनका पूरा लाइफ चला जाता है। जैसे बाबर का 4 साल का लाइफ है, 1526 से लेकर 1530 के बीच में उन्होंने कोई भी प्रशासनिक क्रियाकलाप नहीं किए। उसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी किसी तरीके का प्रशासनिक क्रियाकलाप नहीं किया। आगे चल करके हुमायूं, चूंकि हुमायूं का अलग एक हिस्ट्री है, तो बीच में शेर शाह चले आते हैं, तो हुमायूं तो चले जाते हैं, लेकिन हुमायूं के जाने के बाद चूंकि हुमायूं ने अस्थायी तरीके से भारत पे ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं किया, जैसे ही अकबर आते हैं तो अकबर के समय चीज़ें बहुत कुछ सही रहती हैं, इसीलिए वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अकबर का काल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अकबर पहली पीढ़ी का व्यक्ति नहीं है। उसी तरीके से इल्तुतमिश पहली पीढ़ी का व्यक्ति नहीं है, दूसरी तीसरी पीढ़ी में चल रहा है। तो आप यहाँ तक यदि बात को समझ रहे हैं तो ठीक है, आप अच्छा समझ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं इक्तादारी व्यवस्था का। इन्होंने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत करवाई। अब मन में सवाल आया, इक्तादारी व्यवस्था होता क्या था? देखो, इक्तादारी 2 शब्दों से बना है। एक शब्द इक्ता है ना, इक्ता, और दार जो लगा है ना इसमें, इसका अर्थ होता है चीफ, और इक्ता का मतलब होता है लार्ज, या फिर लिख लो लार्ज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, चल सकता है, अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड। ठीक, अब देखो होता क्या था, जब मैंने गुप्त काल आपको पढ़ाया था तो बताया था कि गुप्त काल के फेज से और गुप्त काल से पहले भी जो सातवाहन वंश के शासक थे, जिन्होंने पहली बार भारतीय इतिहास में अधिकारियों को उनके वेतन के बदले में जमीन देने की प्रथा की शुरुआत करवाई, और वही प्रथा आगे चल करके हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म के उद्भव का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना, जिसको हम लोग एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में ही है वो, लास्ट के हिस्से में, तो उसको कवर करेंगे, वह बचा हुआ है, ठीक है, इसलिए घबराइए नहीं। सॉरी, यूनिट 3 में है वो, उसको कवर करेंगे हम लोग। तो वह दरअसल होता क्या था कि यह जो सिस्टम है भारत में पहले से चल रहा था, सेम सिस्टम को उठा करके इल्तुतमिश ने भी अपने फेज में लाया, और उन्होंने भी अपने अधिकारियों को उनके वेतन के बदले में जमीन देने की प्रथा की शुरुआत करवाई। तो वह जो जमीन का एक हिस्सा देते थे इल्तुतमिश, उस हिस्से को कहते थे इक्ता, और उस हिस्से पे जिसका मालिकाना हक होता था उस व्यक्ति को कहते थे इक्तादार। जैसे किसी प्रोविंस के हेड को कहते हैं प्रांतपति या प्रांतदार, इस तरीके से नाम कहते थे। जैसे कोई एक सूबा होता था,
सूबा भी बिल्कुल, सूबा और इक्ता में लगभग सिमिलरिटी है, ठीक है। तो सूबा का हेड कौन होता था? सूबेदार। उसी तरीके से इक्ता का हेड कौन होगा? इक्तेदार। यह सवाल कई बार पूछा गया है, तो यदि आपको समझ में आ गई यह बात तो ठीक है। इक्तादारी व्यवस्था क्या था आप किसी को समझा सकते हैं, इक्ता क्या होता है यह भी समझा सकते हैं, इक्तेदार कौन होता है यह भी समझा सकते हैं। इक्तेदार का क्या क्या हक होता था यदि बात की जाए तो वह रिवेन्यू कलेक्ट कर सकता था, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इसी के अकॉर्डिंग चल सकते थे, क्योंकि चूंकि यह जो पार्ट ऑफ लैंड है ना उसका चीफ कौन है? इक्तेदार है। तो इक्तेदार के पास उसका रिवेन्यू कलेक्ट करने का हक या फिर उसका जो जमीन का कुछ किसी भी प्रकार का कोई भी हक होता था तो वह इक्तेदार के हिस्से में होता था, ठीक। इस अब यहाँ तक समझ गए हो तो ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ इक्तेदारी व्यवस्था को। इसमें और कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। इक्तेदार का काम जो होता था, पहली बात लगान व्यवस्था की देखरेख करना, दूसरी बात इक्तेदार अपने मालिक को, मालिक कौन? सुल्तान को सैन्य सेवा प्रदान करते थे, ठीक। तीसरी बात इक्तेदार के पास यह भी हक होता था कि उस इलाके में किसी भी प्रकार का मुकदमा वगैरह हो तो वह उसकी सुनवाई कर सकता था। सोचो इक्तेदार कितना मतलब बड़ा पोस्ट होता था यदि कहा जाए तो, ठीक है। चलो यहाँ तक आपने समझा। एक पॉइंट और लिखना, कई जो इक्ता होता था वो बड़ा होता था, ठीक। बड़ा इक्ता किसको मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है बड़े अधिकारियों को मिलेगा। तो जो बड़ा इक्ता होता था ना उसके हेड को इक्तादार नहीं कह के मुक्ता कहते थे। मुक्ता एक स्पेशल फैक्ट है, इसको लिखिएगा, मुक्ता कहते थे। मुक्ता MUKTA, अंग्रेजी में मुक्ता ही लिखेंगे ना, ठीक है। इसको मिटाऊं और आगे बढ़ता हूं दूसरे नंबर पे। समझ में आ रही बात है आप सभी को? दूसरे नंबर पे यदि बात की जाए तो हम लोग बात कर सकते हैं कि उन्होंने इकोनॉमी को सुधारने के लिए एक स्टेप उठाया और वह दरअसल था क्वाइंस के बारे में, ठीक है। क्वाइंस का भी यह दो प्रकार का सिक्के इन्होंने जारी किए। पहले का नाम था जीतल और दूसरे का नाम था टंका। जीतल और टंका, ठीक है। जीतल क्या होता था? तांबा का होता था, कॉपर का। और टंका किसका होता था? सिल्वर का। ग्रेन भी सवाल पूछा जाता है कि कितने ग्रेन का होता था, तो लिखिएगा टंका 175 ग्रेन का होता था और यह जो होता था 48 ग्रेन का, 48 ग्रेन, ठीक है। इन सिक्कों के बारे में एक दो पॉइंट लिखिए। इन सिक्कों को अरबी प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है। इन सिक्कों को अरबी प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है। और दूसरी बात, सिक्कों पर इल्तुतमिश का नाम, सिक्कों पर इल्तुतमिश का नाम अरबी भाषा में अंकित होता था, इसीलिए इसे अरबी प्रकार का सिक्का कहा गया है, ठीक है। यह दरअसल क्वाइन से रिलेटेड बात थी। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम लोग। तीसरा बात क्या कर सकते हैं बताओ, गेस करो। मिलिट्री में भी इन्होंने काफी रिफॉर्म किया था। इन्फॉर्म नहीं, रिफॉर्म है ना। तीसरे नंबर पे सैन्य व्यवस्था की यदि बात की जाए तो इसमें इन्होंने कोशिश किया था सुधारने का, क्योंकि नहीं सुधारते तो कैसे आक्रमण वगैरह करते यार। बंगाल को जीता, राजपूतों के साथ इन्होंने लड़ा, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, इल्तुतमिश से पहले बॉडीगार्ड रखने की परंपरा नहीं थी, लेकिन इल्तुतमिश समझ गया कि अब बॉडीगार्ड हमको रखना पड़ेगा, नहीं तो मरा जाएंगे। तो यहाँ पर से यह एक सिस्टम का इस्टेब्लिश करता है, अंगरक्षकों का एक दल तैयार करता है। अंगरक्षकों का एक दल, उसी को बोलते हैं हम लोग हश्म ए सुल्तानी, या इसी को बोलते हैं हश्म ए कल्ब, ठीक है। हश्म ए सुल्तानी या हश्म ए कल्ब, ठीक है। अब देखो
ऐसा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि जब भी सैन्य की बात होती थी तो सुल्तान को निर्भर रहना पड़ता था इक़्तादार पर। तो कभी कभी ऐसा हो सकता था कि इक़्तादार का मूड खराब हो, ठीक है, बुखार लगा हो, किसी तरीके का कोई भी बीमारी हो गया हो और सुल्तान के साथ उसका लड़ाई चल रहा हो, किसी तरीके का मनमुटाव हो गया हो। अब सुल्तान को कहीं आक्रमण करने का मन है, उन्होंने योजना तैयार किया और इक़्तादार को इन्फॉर्म किया कि अपना सेना भेजें। अब इक़्तादार का चूंकि मूड खराब है ना, उसके घर में लड़ाई हो गया बेबी से, तो मूड खराब है तो सेना नहीं भेजा। उस चक्कर में सुल्तान को दिक्कत हो सकता था। यहाँ पर सुल्तान ने दिमाग लगाया कि अब हमें एक अपना सेना तैयार करना है और यह बॉडीगार्ड भी रहता था इसका, और साथ ही साथ यह केंद्रीय सेना के तौर पे भी अंगरक्षकों का जो दल है वह बॉडीगार्ड भी है और प्लस में केंद्रीय सेना का भी काम करता था। जब इक़्तादार वगैरह नहीं आते थे उनके सेना, तो यही लोग काम करते थे। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, हश्म सुल्तानी या हश्म एक कल्ब क्या था? तो आप जवाब देना, वह बॉडीगार्ड भी था, अंगरक्षकों का दल भी, और केंद्रीय सेना के तौर पे भी काम करता था। ठीक, और यह जो इक़्तादार का जो मामला है यह प्रांतीय सेना होगा। तो प्रांतीय सेना को, अब आपसे देखो एक बार सवाल पूछा गया कि केंद्रीय सेना को क्या कहते थे, तो हश्म कल्ब या हश्म सुल्तानी। दूसरा सवाल, प्रांतीय सेना को क्या कहते थे? प्रांतीय सेना को कहते थे हश्म ए अतराफ। हश्म ए अतराफ लिखे आप, हश्म ए अतराफ। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि सेना का जो हेड होता था, ठीक है, वो पहला तो सुल्तान होता था, लेकिन इसके लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी। उस विभाग का नाम था दीवान ए बिजारत। कई जगहों पे कई किताबों में बजारत मिलता है, ठीक है, दीवान ए बजारत। इसका जो हेड होता था उसको वजीर बोलते थे। सॉरी, लिखो, दीवान ए बजारत के अधीन होता था सैन्य व्यवस्था। इसका हेड वजीर होता था और वजीर का काम था राजस्व से भी रिलेटेड और सैन्य व्यवस्था से भी रिलेटेड। आप गेम खेलते हो उसमें वजीर होता है ना, ठीक है, तो वजीर बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वजीर सुल्तान का दिमाग होता था, वह तय करता था कि सुल्तान कहाँ जाएंगे, किस तरीके से, तमाम सारी चीज़ों को वह तय करता था। इन सब के अलावा चौथे नंबर पे लिखिए, और वह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे कई बार सवाल पूछा गया, इसको मैं मिटाऊं। देखो अभी प्रशासनिक कई सारे डिपार्टमेंट भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दीवाने वजारत है, दीवाने वजारत है, कई सारे डिपार्टमेंट हैं। लेकिन हम लोग जब दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे इतने बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ेंगे कि फिर मतलब दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक एक को कर करके हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कुछ यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ठीक, टेंशन नहीं लीजिए। चौथे नंबर पे बात करते हैं, तो चौथा लिख सकते हैं, उन्होंने एक 40 तुर्क सरदारों को मिला करके एक संगठन का निर्माण किया था जिसको तुर्कान ए चिहलगानी बोला जाता था। ठीक, आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं 40 तुर्क गुलाम सरदारों को मिलाकर, सरदारों को संगठित कर एक संगठन का निर्माण किया था जो कि सुल्तान को प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में मदद करता था या फिर उनका देखरेख करता था, उनको सलाह भी देता था। इसी में से 40 तुर्क गुलाम सरदारों में से एक व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का नाम है बलबन। ठीक है, लेकिन बलबन पहले यहां पर इल्तुतमिश के पास पानी पिलाने का काम करता था, फिर धीरे धीरे कर करके अपना कद बढ़ाया और 40 तुर्क गुलाम जो सरदार थे उसमें चला गया। ठीक, यहां तक समझ गए बात? तो आपसे पूछा जाता है 40 या फिर तुर्काने चिहलगानी क्या था, या तुर्काने चिहलगानी का निर्माण किसने किया था, क्यों किया था, बलबन उसका सदस्य था या नहीं था। यहीं से एक सवाल और लिख लें, बलबन ही वह व्यक्ति है जिन्होंने तुर्काने चिहलगानी का
क्या किया था, उसको बंद करवाया था, उसको खत्म करवा दिया था, उसको समाप्त करवा दिया था। क्योंकि इसके जो 39 तुर्क गुलाम सरदार थे इसके दोस्त थे। आगे चल करके जब यह शासक बनता है तो इनके दोस्तों को यह बात डाइजेस्ट नहीं होती है और बलबन को यह बात अच्छे से पता था कि हमें यदि प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना है तो तुर्काने चिहलगानी को खत्म करना होगा। इसीलिए इसका अबॉलिशन करता है कौन, बलबन, लेकिन निर्माण कौन करता है, इल्तुतमिश। यह प्रशासनिक व्यवस्था से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ इल्तुतमिश से रिलेटेड फैक्ट थे। अब बात करते हैं हम लोग इल्तुतमिश के आगे दूसरे शासक के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में मेरे ख्याल से यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो फिर ठीक है, आगे कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, चलेगा। मिटाऊं, मिटा लेता हूं। दूसरे व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। दूसरे व्यक्ति का नाम लिखिए और उस व्यक्ति का नाम है मेरे ख्याल से रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। यह 1236 में ही गद्दी पे बैठता है और 1236 में ही हट भी जाता है, ठीक। यह दरअसल इल्तुतमिश का बेटा है और इसकी माँ का नाम है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान, उससे फैक्ट है, उससे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए लिखिएगा इसकी माँ का नाम था शाह तुर्कान जो कि इल्तुतमिश की पत्नी थी। अब इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठा रहता है तो मरने के समय ही वह एक स्टेटमेंट देता है, उस स्टेटमेंट को लिखिएगा। वह कहता है कि मेरे पुत्र, यानी उसके कई सारे पुत्र हैं, एक बात तो तय है, तो वह कह रहा है कि मेरे पुत्र, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, सुंदरियों एवं विलासिता के प्रेमी हैं, सुंदरियों एवं विलासिता के प्रेमी हैं और उनमें से कोई भी सुल्तान बनने के योग्य नहीं है, वे शासन चलाने के लायक नहीं। मेरी मृत्यु के बाद तुम पाओगे कि मेरी पुत्री रजिया से अधिक शासन चलाने में कोई भी समर्थ नहीं है। यह इल्तुतमिश का स्टेटमेंट है, क्योंकि उसे अपने बेटे को बारे में पता था, लेकिन चूंकि सोसाइटी पैट्रियार्कल है तो इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में यदि बाप मर जाता है तो घर का हेड बेटा ही होता है। उसी तरीके से इल्तुतमिश मर गया तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली के अमीरों ने गद्दी पर बैठाया। क्यों? क्योंकि लड़का था। अब वहाँ के अमीर रजिया सुल्तान को इसलिए नहीं बैठाना चाहते थे क्योंकि वो महिला थी और अमीरों को यह बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि एक महिला हमारे ऊपर शासन करे और एक महिला को हम लोग मदद करें प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने में, इसलिए उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बैठाया। दूसरी बात, यह विलासिता का प्रेमी था तो अमीर चाहते थे कि यह गद्दी पे बैठा रहे, हम लोग अपना मलाई खाते रहें, जितना भी भ्रष्टाचार वगैरह जितने भी पैसे वगैरह लूटते रहें। तो दोनों चीज़ों थी, दो तीन पॉइंट थे, इस पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं। तो दिल्ली के अमीरों ने, अमीरों का जो एक गुट था, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह का समर्थन किया और गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन अमीरों का एक गुट अलग जो था वह रजिया सुल्तान को चाहता था कि स्वीकार करें, ठीक है। इन दोनों बातों को समझिएगा, सभी जगह पे कुछ बुरे लोग हैं कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे नहीं, मोस्ट ऑफ बुरे लोग हैं और कुछ अच्छे लोग हैं, ठीक। चलो अब बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक दो फैक्ट लिख लीजिए और उस फैक्ट को आप याद रखिएगा। पहला फैक्ट क्या है, इसकी माँ का नाम था शाह तुर्कान, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको। देखो अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है ना गद्दी पे नाम का बैठा हुआ है, दरअसल यह जो प्रशासन का जो हेड है ना इस दौर में वह शाह तुर्कान है, ठीक है। शाह तुर्कानी उसको डील करती है। जैसे मुगल फेज में भी एक ऐसा टाइम फ्रेम आता है जहाँ पे जो नूरजहाँ है उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि जहांगीर से भी ज़्यादा पावर एक फेज में बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो, यह दरअसल चूंकि कमज़ोर शासक था तो इसके दौर में कई सारा विद्रोह हुआ। जैसे अवध में गयासुद्दीन महमूद ने
गयासुद्दीन महमूद ने विद्रोह किया और यह विद्रोह को दबा नहीं पाया। ठीक है, लिखिएगा गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, सॉरी महमूद लिखें, मोहम्मद शाह, इसने विद्रोह किया। ठीक है, चलो, तो विद्रोह नहीं दबा पाया। यह सारी बातें रजिया देख रही थी। तो रजिया, जब दिल्ली के लोग जामा मस्जिद के पास नमाज पढ़ने के लिए निकले शुक्रवार के दिन, तो रजिया लाल कपड़ा धारण करना उस समय न्याय मांगने की निशानी थी। ध्यान रखना, लाल कपड़ा धारण कर लोगों के सामने पहुंची और विनती की कि हमें शासक बनने के लिए समर्थन करें आप लोग। ठीक है, रुकनुद्दीन के दौर में बहुत सारे विद्रोह हो रहे हैं और राज्य में राजनीतिक अव्यवस्था एवं अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया है। मैं चाहती हूं कि मैं गद्दी पे बैठूं और दिल्ली को शांत रखूं, साम्राज्य को अच्छी तरीके से उसका प्रशासनिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का संचालन कर सकूं। तो इसीलिए आप लोग मेरा समर्थन कीजिए। यहाँ पर इन लोगों ने समर्थन करने के लिए तैयार हो गया रजिया सुल्तान का। उसके बाद रजिया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह, है ना, जो गद्दी पे बैठा है, उसके बीच में एक लड़ाई होता है। उस लड़ाई में रुकनुद्दीन फिरोज शाह मारा जाता है, उसको पकड़कर बंदी बनाकर जेल में डाल देती है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वह मृत्यु हो जाता है उसके बाद, और शाह तुर्कान का भी पत्ता यहीं पर कट जाता है। ठीक, चलो यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ तक समझ गए तो आपको एक बात भी और समझ गए होंगे कि अब जो गद्दी पे बैठेगी उस महिला का क्या नाम है, रजिया सुल्तान। ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटे छोटे शासक हैं, तो थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं। रजिया सुल्तान, टाइम पता है आप सभी को, बता सकते हैं कोई? 1236 से लेकर 1240 एडी का टाइम चल रहा है। ठीक है, 4 साल तक गद्दी पे रहेगी। समझ में आई बात? चलो, अब जब रजिया सुल्तान के बारे में 2-3 फैक्ट लिखिएगा। पहला फैक्ट, प्रथम महिला शासिका है। पहला फैक्ट, प्रथम महिला शासिका। यह भी आ सकता है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका भी। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, जैसे सवाल पूछे वैसे आपको बनाना है। ठीक, चलो, रजिया के बारे में एक स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट दरअसल है मिन्हाज उद्दीन सिराज का। स्टेटमेंट से सवाल आते हैं ना, तो स्टेटमेंट लिखिए आप, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। मिन्हाज उस सिराज रजिया सुल्तान के बारे में कह रहा है कि वह एक महान शासिका, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, दयालु, कौमा राज्य के हित का ध्यान रखने वाली, कौमा अपनी प्रजा की रक्षक और महान सेनापति थी। यह स्टेटमेंट रजिया सुल्तान के समर्थन में है। देखो, मिन्हाज उस सिराज जो है वह गुलाम डायनेस्टी के किसी भी शासक के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देगा। वह इल्तुतमिश के दरबार से ही रहते आ रहा है और इल्तुतमिश ने चूंकि रजिया सुल्तान का ही समर्थन किया था, तो मिन्हाज का जो भी स्टेटमेंट होगा, कोई भी स्टेटमेंट, वह रजिया के खिलाफ कतई नहीं हो सकता है। आप ऐसे ही सवालों को पकड़ना, कोशिश करना ऐसे पकड़ने का। मिन्हाज का स्टेटमेंट स्लेव डायनेस्टी के खिलाफ जा ही नहीं सकता है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में, कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ फैक्ट, उसके बाद फिर हम लोग रजिया को ख़त्म करेंगे। देखो, रजिया के बारे में बस 2-3 ही फैक्ट हैं। ये आपने लिख लिया ना, मिन्हाज सिराज वाला। उसके बाद क्या हुआ कि रजिया सुल्तान जब गद्दी पे बैठी तो उन्होंने जितने भी मतलब प्रशासन के बागडोर थे, शासन के बागडोर थे, राजनीतिक प्रशासन के बागडोर थे, उन सभी को उसने अपने हाथ में ले लिया। और यह बात दरअसल दिल्ली के अमीरों को, अमीर कौन होते थे? जो नोबल क्लास पीपल हैं, इस तरीके से समझो जैसे आज के दौर के ब्यूरोक्रेट्स, उस दौर के अमीर, तो वो लोगों को यह बात नहीं डाइजेस्ट हो रहा था कि एक महिला हमारे ऊपर शासन करे और हम लोग उसके दिशा निर्देश पे चलें। ठीक, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि रजिया को गद्दी पे इसलिए बैठाया जाए क्योंकि एक महिला है और इनके ऊपर हम लोग शासन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ खेल पलट गया, रजिया अपने आप मजबूत निकली।
तो उन्होंने सारे चीज़ों को अपने हाथ में सेंट्रलाइज कर लिया, तमाम सारे पावर्स को, चाहे पॉलिटिकल पावर्स हो या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, इकोनॉमिकल पावर हो, इन तमाम सारे चीज़ों को उन्होंने अपने हाथ में सेंट्रलाइज कर लिया। तो पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अमीर उनसे नाराज होने लगे, तो कई हिस्सों में अमीरों ने विद्रोह भी करवाया, लोगों के साथ समर्थन करके विद्रोह करवाया। तो रजिया उन सभी से बहुत डट कर मुकाबला की और बहुत कड़े तरीके से प्रहार किया, और कई अमीर जो मतलब फड़फड़ा रहे थे उन तमाम सारे चीज़ों को, तमाम अमीरों को वहाँ से बाहर निकाला, अपने प्रशासनिक व्यवस्था से उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया। तो जो बचे खुचे अमीर थे उन्होंने मजबूरी में रजिया सुल्तान के साथ रह करके, उसके अंदर रह करके प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में उसकी मदद की। ठीक, चलो, कहता है कि मिन्हाजुद्दीन सिराजी कह रहा है कि लखनौती से लेकर देवल तक, लखनौती कहाँ का इलाका है, बंगाल का इलाका, और देवल कहाँ का है, पंजाब और सिंध के आसपास का इलाका है। तो लखनौती से लेकर के देवल तक सारे मलिक भी उस समय बड़े पोस्ट हैं, ठीक है। एक जैसे मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो मलिक भी उस दौर का एक बड़ा पोस्ट है, उस पर कोई भी व्यक्ति होता था तो वह साधारण व्यक्ति नहीं होता था, अभी वो मलिक एक कास्ट बन चुका है। ठीक, तो मलिक और अमीर जितने भी थे लखनौती से लेकर के सिंध तक के इलाके में, सभी लोगों ने रजिया की सत्ता को स्वीकार कर लिया। इन तमाम स्टेटमेंट को लिखिएगा। तीसरी बात, तीसरा फैक्ट, रजिया ने पर्दा प्रथा जो था, ठीक है, जैसे इस्लाम चल करके आया तो दूसरा चीज यह भी चल करके आया, पर्दा प्रथा। लेकिन रजिया के साथ चूंकि ये चीजें थी ना कि इन्होंने इसका त्याग कर दिया, और यह बिल्कुल लड़कों की तरह, ठीक है, कहते हैं मिन्हाज सिराज की कुबाह कोट पहनकर, ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से सुल्तान जाते थे वैसे यह भी जाती थी। कहाँ, कहीं पर भी अभियान में या फिर अपने सैन्य संचालन में, कहीं पर भी जिस तरीके से सुल्तान अपना वस्त्र धारण करते थे उसी तरीके से रजिया भी करती थी। यही बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। चलो, यह आपने लिखा, कुब्बाह लिख लेना, पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, और कुब्बाह का हिंदी में इसको बोलते हैं कोट धारण किया। और दूसरे लिखिए, कुल्लाह का मतलब होता है टोपी जो पहनते हम लोग, सुल्तान पहनते थे, इन दोनों को धारण किया। जैसे पुरुष सुल्तान करते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने सारा काम किया। यही बात अमीरों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। आगे लिखना, एक व्यक्ति था जिसको लेकर के और अमीर नाराज हुए। उस व्यक्ति का नाम था, अबिसिनिया का रहने वाला था, उसका नाम था मलिक याकूत। इसको दरअसल रजिया सुल्तान ने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और इसको बना दिया अश्वशाला, जो होता था ना जहाँ पे घोड़े रहते थे, उसका प्रधान बना दिया। ठीक, अश्वशाला का प्रधान बना दिया। उसको क्या बोलते थे, अमीर ए आखुर बोला जाता था। इस पोस्ट पे रहने वाले व्यक्ति को, इस पोस्ट को बोला जाता था। ठीक, अमीर ए आखुर बना दिया। यह दरअसल अबिसिनिया का रहने वाला था। तो यह बात भी इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, अमीरों को। और चूंकि इसके साथ मतलब इसका जो संबंध था, रजिया सुल्तान का जो पर्सनल रिलेशन है, वह एक तरीके से मतलब बहुत क्लोज का रिलेशन हो गया था। तो इसी वजह से लोग इसके ऊपर शक करने लगे थे। ठीक, कहा जाता है कि मतलब घोड़े पे बिठा करके चलाता था, रजिया सुल्तान को आगे घोड़े पे बैठा लेता था, और मलिक याकूत मतलब घोड़े को दौड़ाता था। ये सारी बातें कही जाती हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गई बात। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, पर्दा प्रथा बोल दिया ना, इसी में आप लिख सकते हो बिना बुर्के का, तो वही सेम बात है। और यह जो है 40 तुर्क गुलाम सरदार इनके अधीन काम कर रहे थे। अभी चालीसा जो है ना वह चल ही रहा है, चालीसा भी उसको बोलते हैं, तुर्काने चिहलगानी को भी चल रहा है। यह तमाम सारी बातें हैं। मलिक याकूत से लोग नाराज हो गए। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है इख्तियार उद्दीन ऐतगिन। इख्तियार उद्दीन ऐतगिन, इस व्यक्ति को दरअसल
इस व्यक्ति को दरअसल क्या बनाती है कि राजमहल में कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने आ रहा है, उसका जांच पड़ताल करने का काम तुम्हारा है। जांच पड़ताल करने का काम तुम्हारा है, ठीक। इस पोस्ट को बोलते थे अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब, जैसे आजकल मंत्रियों के पास रहते हैं ना उनके पर्सनल असिस्टेंट, जो तय करते हैं कि मंत्री साहब अभी नहीं मिल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अमीर ए हाजिब पोस्ट होता था, ठीक है। यदि आपने यहाँ तक समझा है तो ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। रजिया का कुछ ज़्यादा काम नहीं है। अब देखो होता क्या है ना कि 1240 में ही रजिया सुल्तान के फेज की ही बात हो रही है, लास्ट फेज की। 1240 में एक रिवोल्ट होता है, ठीक है। कहाँ में रिवोल्ट होता है लिखिएगा, लाहौर प्लस मुल्तान का इलाका। यहां पर जो शासक है अभी, उस व्यक्ति का नाम है कबीर खान। बॉलीवुड वाले डायरेक्टर नहीं, कबीर खान। और कबीर खान क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, तो यह दबाने के लिए जाती है, ठीक है। कहाँ, लाहौर और मुल्तान। और यही वह फेज है जब भटिंडा, पंजाब का इलाका जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, भटिंडा में गवर्नर रहते हैं, उनका नाम है अल्तुनिया। वह भी विद्रोह कर देता है। तो पहले लाहौर जाए व्यक्ति या पहले भटिंडा, तो रास्ते में उसकी मुलाकात भटिंडा से ही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है पहले भटिंडा जाएंगे। तो भटिंडा में क्या होता है, मलिक याकूत के साथ गई हुई है, तो इन दोनों को बंदी बना लिया जाता है और मलिक याकूत को यहाँ मार देता है। ये लोग मलिक याकूत को मार देता है, ठीक। मलिक याकूत को मार दिया तो रजिया को ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो आप प्रेमी को मारेंगे, प्रेमिका को तो दर्द होगा ना, ठीक। अब हुआ क्या, मलिक याकूत मारा गया। मलिक याकूत के मरने के बाद रजिया के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो खुद मरे अल्तुनिया के शासन के अधीन, या फिर अल्तुनिया के साथ शादी कर ले और फिर से वापस दिल्ली लौटे। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया कि विवाह कर लेते हैं। जैसे गुजरात पे जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं, तो वहाँ की जो शासिका है, जो शासक हैं, कौन, रायकरण बाघेला अपनी पत्नी कमला देवी को छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर कमला देवी के पास दो ऑप्शन बचता है, या तो वो अलाउद्दीन खिलजी से विवाह करके वापस लौटे, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के अंदर ही रह करके मर जाए। तो वह विवाह करके वापस लौटती है। बिल्कुल सेम काम होता है। अल्तुनिया भी क्या करती है, अल्तुनिया क्या करता है कि रजिया के साथ मिलकर विवाह कर लेता है। रजिया प्रपोजल रखती है, जैसे ही मरा तो इन्होंने मैरिज प्रपोजल रख दिया अल्तुनिया को। यहाँ से इन दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद इन दोनों ने प्लान किया कि वापस दिल्ली चला जाए। अब देखो, यह तो भटिंडा गई हुई है, दिल्ली का सिचुएशन यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, कि जैसे ही यह विद्रोह को दबाने के लिए निकलती है, तो दिल्ली के आमिर जो इस ताक में रहते हैं कि रजिया दिल्ली छोड़कर निकले कि यहाँ पर गद्दी पे किसी और को बैठा दें, तो वो लोग क्या करते हैं, इल्तुतमिश का ही एक और बेटा है, उसको पकड़ करके ले आते हैं। कहते हैं कि चलो तुम गद्दी पे बैठ जाओ, अभी तो बाहर गई हुई है। और इन लोगों को खबर मिल जाता है। तो बताओ उस व्यक्ति का क्या नाम है, उस व्यक्ति का नाम है बहराम शाह। ये लोग क्या करते हैं ना, पीछे में दिल्ली के अमीर, कि रजिया चूंकि अभी भटिंडा में लड़ ही रही थी, अल्तुनिया के साथ विवाही की, कि यहाँ पर गद्दी पे बहराम शाह को बैठा दिए दिल्ली के अमीर लोग, ठीक। अब क्या हुआ कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, विवाह कर करके लौट रहे थे दिल्ली पे आक्रमण के लिए, कि रास्ते में इनकी गुंडों से मुलाकात हो गई और वहाँ पे इनकी लड़ाई हुई। हरियाणा के आसपास का इलाका है कैथल, ठीक है। कैथल में 1240 में लड़ाई होती है, जिसमें अल्तुनिया मारा जाता है और रजिया उस समय बच जाती है, लेकिन एक साल बाद ही उसी समय इसकी डेथ हो जाती है, यह भी मारी जाती है। इस प्रकार रजिया का जो कहानी है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। यदि आपने यहाँ तक समझ लिया है तो मेरे ख्याल से आप ठीक ठाक स्थिति में हैं, आप अच्छी स्थिति में आप समझ सकते हैं चीज़ों को। अब हम लोग घूम करके आ गए हैं बहराम शाह के पास, ठीक। तो हेडिंग दे दीजिए बहराम शाह, मिटाऊं इसे।
बहराम शाह का भी जो फेज है वह 1 ही साल के लिए रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत दिन यह तीर मारेगा। 1240 लिखिए, मेरे ख्याल से 40 से 42 लिख लीजिए। चलो 1-2 साल आराम किया ना कम से कम। यह भी कौन है? इल्तुतमिश का बेटा ही है, क्योंकि उसके कई बेटे थे ना, आपने स्टेटमेंट सुना था कि मेरे बेटे जो हैं वह विलासिता के प्रेमी हैं, उनको लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए उनसे शासन नहीं चलेगा। बेटे शब्द है ना, इसका मतलब कई सारा बेटा होगा। बहराम शाह भी एक बेटा था। जैसी बहन और जीजाजी दोनों मारे गए तो ताक में था कि चलो अच्छा हुआ मरी, अब मेरा बारी है, थोड़ा बहुत हम बैठ लेते हैं गद्दी पे। बहराम शाह गद्दी पे बैठा 1240 से 42 के बीच में। ठीक, यहां तक समझ गए? चलो, बहराम शाह के समय की एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या है, इसको इस बात का डर लग गया था कि सुल्तान चूंकि मारा जा रहा है, तो उसने एक नया पोस्ट क्रिएट किया, और उस पोस्ट का जो क्रिएशन था, नया पोस्ट जो क्रिएट किया था, उस पोस्ट का नाम रखा नायब ए ममलकत। नायब ए ममलकत, यह एक पोस्ट का नाम है, ध्यान रखना, व्यक्ति का नाम नहीं है, पोस्ट का नाम है। इसी को उप सुल्तान भी बोलते हैं। मतलब कि इन्होंने एक उप सुल्तान का पोस्ट क्रिएट किया। इससे सवाल पूछा जाएगा, ठीक, कि नायब ममलकत पोस्ट का क्रिएशन किसके शासनकाल में हुआ? तो बहराम शाह के शासनकाल में। ठीक, अब क्या हुआ कि बहराम शाह के शासनकाल की 3 सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर जो शासन का जो ठिकरा था, मतलब हेड की बात की जाए तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हो गए। एक व्यक्ति सुल्तान, एक व्यक्ति उप सुल्तान। उप सुल्तान ना कर करके यदि इसको नायब ममलकत लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और तीसरा व्यक्ति वजीर। सुल्तान फ्री हो गया, सुल्तान यह सोचा कि मामला यहीं निपट जाएगा तो हम फ्री रहेंगे, इसलिए उन्होंने इस तरीके का पोस्ट का क्रिएशन किया। लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि उप सुल्तान ही हावी पर जाता है। ठीक, तो सवाल यहाँ से यही 1-2 फैक्ट आएंगे, उस फैक्ट को याद रखिए। दूसरी बात लिखिए, बहराम शाह का शासनकाल का दूसरा फैक्ट जो महत्वपूर्ण है, 1241 में एक मंगोल आक्रमण होता है। 1241 में एक मंगोल आक्रमण होता है। उस व्यक्ति का नाम है, जिसके नेतृत्व में होता है, उस व्यक्ति का नाम लिखिए ताइर बहादुर। क्या नाम था? ताइर बहादुर। लिख रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलो अब देखो, एक व्यक्ति था इसी समय का उप सुल्तान के पोस्ट पे, उसका नाम था मुहज्जब उद्दीन। मुहज्जब उद्दीन ना, मुजहब उद्दीन या मुहज्जब उद्दीन। इसने क्या किया कि एक लेटर पे सिग्नेचर करवा लिया बहराम शाह से कि जो भी अमीर यदि कहीं पर भी विद्रोह करते हैं तो उनसे कोई वार्तालाप नहीं किया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए सीधी। ऐसा इसलिए करवाया था ताकि जो अमीर विद्रोह कर रहे थे, जो इसके समर्थन में नहीं थे, यह सुल्तान बनना चाहता था, तो जो इसके समर्थन में नहीं थे उसको मरवा सके। चूंकि यह नायब ममलकत के पोस्ट पे है तो इसके पास भी काफ़ी पावर थे। इसी वजह से इन्होंने एक धोखे से एक लेटर पे सिग्नेचर करवा लिया, और जो भी अमीर इसके विरोध में थे, इसके सुल्तान बनने के विरोध में, ठीक है, उन सभी को इन्होंने मरवा दिया, कत्लेआम करवा दिया। और यह बात बाद में बहराम शाह को पता चला, तब तक तो मामला ही खत्म हो गया था। ठीक, चलो उसके बाद क्या हुआ, तुर्क जो अमीर थे वह गुस्सा हो गए, और 10 मई 1942 की बात है। 10 मई 1942 को, चूंकि जब इन्होंने हत्या करना शुरू किया तो तुर्क जो थे वह गुस्सा होंगे, ही स्वाभाविक सी बात है। तो जब गुस्सा हुए तो उन्होंने दिल्ली पे किया आक्रमण। कहाँ पर? दिल्ली पर। 3 दिनों तक लोगों को मारता काटता रहा, और 13 मई को सुल्तान भी पकड़ा गया। तो सुल्तान भी कटा गया 13 मई को। तो 13 मई 1242 को बहराम शाह की मृत्यु हो जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है, और इसका भी पत्ता कट जाता है। उसके बाद एक शासक का, और उसको भी देख लेते हैं। क्या दिक्कत है, आप लोग गुप्त तो नहीं रहे? अब देखिए कि इसके बाद आता है व्यक्ति, वह व्यक्ति का नाम है अलाउद्दीन
मसूद शाह, यह कौन है गेस करो? यह इल्तुतमिश का पोता है। यह इल्तुतमिश का पोता है। 1242 में गद्दी पे बैठता है और 1246 तक रहता है, 4 सालों के लिए। ठीक, अब देखो इससे पहले की जो चीज़ें आपको याद है, नाबे ममलकत, वजीर, सुल्तान, ये सारे पोस्ट क्रिएट किए गए थे। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पे इसलिए बैठाया था अमीरों ने, पहले एक लेटर पे सिग्नेचर करवा लिया कि तुम जब शासन करोगे तो नायबे ममलकत के मदद से शासन करोगे, अपने मन से कोई काम नहीं करोगे। यह लेटर पे सिग्नेचर करवा लिया। इल्तुतमिश का पोता था, अमीरों का बात मानना पड़ा। बहुत सारे तो वैसे अमीर थे जो इल्तुतमिश के दौर से ही उनकी मदद करते आ रहे थे, तो उनको चीज़ें ज़्यादा समझ में थी, ज़्यादा चीज़ें पता थी। इसने धोखे से सिग्नेचर कर दिया, लोगों ने करवा लिया, आराम से बैठ गया गद्दी पे। जैसे ही बैठा तो इसने एक व्यक्ति का नाम था, व्यक्ति लिखिए मलिक कुतुबउद्दीन हसन को नायबे ममलकत के पोस्ट पे बैठाया। नायबे ममलकत के पोस्ट पे इसे बैठाया। मलिक कुतुबउद्दीन हसन को नायबे ममलकत के पोस्ट पे बैठाया। और यही वह फेज है जहां से बलबन मजबूत होना शुरू होता है। इससे पहले बलबन बहुत काम कर चुका है, लेकिन इस फेज में खूब स्ट्रांग होगा। तो बलबन यहाँ पर अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक, दूसरा लिखिए, इसके फेज को शांतिपूर्ण काल माना जाता है। इसके फेज को शांतिपूर्ण काल माना जाता है। किसके फेज को? अलाउद्दीन मसूद शाह के फेज को। तीसरी बात, इस समय जो बलबन है, इस समय यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस फेज की, बलबन का जो पद है इस समय, उसका नाम है अमीर ए हाजिब। अच्छा चलो बताओ, अमीर ए हाजिब पोस्ट का काम क्या था? जो भी सुल्तान से मिलने आता था, जो भी व्यक्ति, ठीक है, यदि सुल्तान से मिलने आता था तो उसको पहले अमीर ए हाजिब से मिलना पड़ता था। और दरअसल अमीर ए हाजिब ही तय करता था कि कौन व्यक्ति सुल्तान से मिलेगा, क्या बात करेगा, कितनी देर बात करेगा, कौन से रूम में बैठकर बात करेगा। अमीर ए हाजिब के पोस्ट पे यहाँ पे बलबन बैठ गया। अब सोचिए, बहुत ही स्ट्रांग पोस्ट होता था। इन्होंने सारी चीज़ों को समझ लिया और यह ताक में रहता है कि आगे कब मौका मिले कि इसकी हत्या करें और गद्दी पर बैठें। यह इसके 4-5 बात थे इसके फेज के। ठीक है, बस उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लास्ट शासक की ओर चलते हैं। उस शासक का नाम लिखिए जो कि अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद गद्दी पे बैठता है। चलो अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है नसीर उद्दीन महमूद शाह, 1246 से 1265 के बीच में। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह, इसके बारे में पहला पॉइंट लिखिए। बहुत धार्मिक आदमी था। धार्मिक होगा तो ऑब्वियसली भगवान में भरोसा करे, और इसको राजा दरवेश बोलते थे लोग, भरोसा करेगा। ठीक, इसको यह फैक्ट से सवाल पूछा गया कि राजा दरवेश किसे कहते थे? इसको कहते थे भारतीय इतिहास में दरवेश राजा या फिर राजा दरवेश, जैसे आप याद रखें, राजा दरवेश या दरवेश राजा। तीसरा पॉइंट लिखिए, यह किसी से भी केंद्रीय खजाने से 1 भी रुपया नहीं लेता था। यह कुरान की आयतें लिखकर उसी को बेचकर जो भी कमाता था उसी से अपना जीवन यापन करता था। केंद्रीय राजस्व के या फिर केंद्रीय जो राजस्व शुल्क कलेक्ट किए जाते थे उसके हिस्से से 1 भी रुपया नहीं लेता था खजाने से। अपने जीविकोपार्जन के लिए कुरान की आयतें लिखता था और उसको प्रतिलिपियों को बेच करके जो भी 2-4 पैसे कमाता था उसी से अपना पूरा लाइफ चलाया। ठीक है, चलो इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात है वह लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नसरुद्दीन महमूद शाह के समय एक व्यक्ति है, मंगोल आक्रमण होता है। ठीक, हुआ क्या कि इसके फेज में
मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण को यह भेजता है अपने मंत्री बलबन को दबाने के लिए, लेकिन बलबन असफल हो जाता है। तो उसके बाद रेहान को वजीर बना देता है। जैसे ही रेहान वजीर बनता है तो बलबन को इस बात से बहुत चोट पहुंचती है। फिर आगे चल करके रेहान के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, रेहान का पत्ता कट जाता है और फाइनली बलबन को बना दिया जाता है फिर से। ठीक, यह 4-5 बातें थी। एक बात और लिखिए, यह जो पोस्ट है इस समय बलबन को नायबे ममलकत के पोस्ट पे बैठा देता है। अब नायबे ममलकत पहले अमीर हाजिब था, अब नायबे ममलकत बन गया, जो कि उप सुल्तान का पोस्ट है, यानी लगभग सुल्तान के आसपास। और इसी समय का एक स्टेटमेंट लिखिए, इसामी कहता है कि नसरुद्दीन महमूद शाह नायबे ममलकत के इजाज़त के बगैर कोई निर्णय क्या लेना, खाना पीना भी नहीं खाता था। यानी अब से को इस तरीके से सुल्तान डिपेंडेंट हो गए किसके ऊपर, नायबे ममलकत के ऊपर, कि जिसकी कोई मतलब बहुत हैरत अंगेज चीज़ है कि खाना पीना भी खाना रहता था तो यह तय करता था कि सुल्तान क्या खाएंगे। ठीक है, तब अब सोचो कि इसका पावर कितना बढ़ गया होगा बलबन का। बलबन का पावर बहुत बढ़ गया इस समय। ठीक है, चलो अब लिखो एक बात और लिखना, यह दरअसल जो गद्दी पर बैठा था वह टाइम है 7 अक्टूबर का 1249 की बात है। ठीक, और जैसे ही गद्दी पे बैठता है तो बलबन को एक उपाधि दी जाती है उलुग खां की। बलबन का ही नाम है उलुग खां। बलबन का यदि पूरा नाम की बात की जाए तो लिख लीजिए गयासुद्दीन बलबन नाम है इसका पूरा नाम। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि बलबन का पूरा जो लाइफ रहा है उसको पढ़ेंगे। एक पॉइंट और लिखिए, यह जो था वो कैलीग्राफर था। कैलीग्राफर किसे कहते हैं, जिसकी हैंड राइटिंग ठीक ठाक बैठती है, मतलब बहुत अच्छी बैठती है, सुलेखक को, कैलीग्राफर को। ठीक है, कैलीग्राफर था दरअसल ये। ठीक है, कौन, अलाउद्दीन नसरुद्दीन महमूद शाह। 1-2 पॉइंट और लिखिए, बलबन ने, लास्ट पॉइंट लिखिए, बलबन ने चूंकि यह खाना पीना भी इसी के मर्जी से करता था तो बलबन ने लास्ट में 1265 में इसे जहर दे देता है, जहर देकर मार देता है, जहर दे देता है खाने में, वह मर जाता है। कौन, नसरुद्दीन महमूद शाह। और जैसे ही मरता है उसके बाद गद्दी पे आसीन कौन होता है, बताओ, गेस करो। गद्दी पे जो व्यक्ति आसीन होता है उस व्यक्ति का नाम है बलबन। ठीक है, और यहीं से बलबन क्या करता है, अपने साम्राज्य को और स्ट्रॉन्ग करता है और तमाम सारी चीज़ों को एक एक करके वो करता है। ठीक है, यदि आपने यहाँ तक समझा तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ समझ गए हैं, इसमें और कुछ समझने की बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देख लेते हैं 1-2 पॉइंट और यदि है उसको देख लेना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें तमाम सारी चीज़ों को हमने एक एक करके पढ़ लिया है बलबन तक। अगले लेक्चर में हम लोग बलबन से आगे कवर करेंगे बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स के बारे में, जो कि गुलाम वंश का लास्ट लेक्चर होगा, तीसरा लेक्चर होगा, और उसके बाद गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। इसमें 1-2 चीज़ जो हमारा छूटा है वह छूटा है कि इल्तुतमिश का जो क्रियाकलाप था, आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट था, जो मतलब आप कह सकते हो कि स्थापत्य के क्षेत्र में जो उन्होंने निर्माण कार्य करवाए थे उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द कवर करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत वाले हिस्से में हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे ख्याल से तमाम सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि इस लेक्चर की सीरीज से आपको फ़ायदा पहुँच रहा है तो आप तमाम अपने दोस्तों को भी कनेक्ट कीजिए हमारे चैनल के साथ, वह भी पढ़ सके और उनका भी जारिफ हो सके। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।